जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो संविधान के कुछ ऐसे पार्ट या ऐसे भागों के संबंध में है जो कि बहुत कम पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही कम उनके बारे में लोग याद रखते हैं। आपको देखना होगा कि पिछले कुछ एग्ज़ाम में, जैसे कि जो बिल्कुल अभी रिसेंटली ही एक एग्ज़ाम हुआ है PCS 2020 का, उसमें आपने देखा होगा एक भाग 21 का एक क्वेश्चन आया था। और आपने ये भी देखा है कि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में कुछ भाग हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे भाग 3, भाग 4, भाग 5 है ना, वो हम ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ लेते हैं। और बाकी कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत ही कम देखते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो हम कुछ ऐसे भागों की बात करने वाले हैं, संविधान के ऐसे टॉपिक्स की बात करने वाले हैं आज, जो कि महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, लगातार उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने भी जो ऑफलाइन क्लास ली हैं उसमें भी इनमें से कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं। तो ये उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो ऑफलाइन क्लास मुझसे पढ़े हुए हैं पहले, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक टॉपिक तो है भाग 9, भाग 9 खा। तो भाग 9 आपने पढ़ा होगा पंचायती राज, भाग 9 का आपने पढ़ा होगा नगर पालिका नगर निगम, और भाग 9 खा जो कि आपने नहीं पढ़ा है वो है सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियों के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में आज हम। और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे भाग 19। भाग 19 में जिसमें विविध प्रावधान दिए गए हैं। विविध प्रावधान का मतलब कि उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 361 से लेके 367 तक भाग 19 है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर भाग 21। भाग 21 में ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग 370 पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, और इसके अलावा फिर बाकी भाग को हम छोड़ देते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम भाग 21 को अच्छे से देखेंगे क्योंकि उससे ही एक क्वेश्चन आया था PCS 2020 में। तो इसलिए आज का ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपने संविधान पढ़ा हुआ है फिर भी कुछ भाग आपने नहीं पढ़े होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाग 9 खा। देखिए दोस्तों, भाग 9 खा जिसे हम 9B कह सकते हैं, और इसका नाम है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां हमारे संविधान में नई जोड़ी गई हैं, या आप कह सकते हैं कि इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है भाग 9 खा के तहत। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आर्टिकल या कोई भाग जिसमें कैपिटल ABCD है, इसका मतलब वो सभी भाग या सभी आर्टिकल नए जोड़े गए हैं। ये नए जुड़ने वाले आर्टिकल या नए जुड़ने वाले पार्ट को देखने का एक तरीका है या समझने का तरीका है कि कैपिटल लेटर में लिखे हुए जो भाग हैं या जो आर्टिकल हैं वो नए जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले भाग 9 खा में सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों के जो आर्टिकल हैं वो 243 ZH से शुरू होते हैं। आपको याद होगा कि जब आपने भाग 9 का नगर पालिका पढ़ा था उसमें आर्टिकल ZG तक थे। तो 243 ZH से शुरू होकर यह आर्टिकल 243 ZT तक जाते हैं। तो इतने आर्टिकल हैं सहकारी समितियों से संबंधित। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि सहकारी समितियां आखिर हैं क्या, मतलब हम किसको सहकारी समिति बोलेंगे। तो सहकारी समिति का जैसे नाम से पता लग रहा है, कोऑपरेटिव, यानी एक दूसरे की मदद के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं जिन्हें हम सहकारी समिति कह रहे हैं हिंदी में। इसका ये मतलब है कि जब कुछ लोग मिलकर एक दूसरे के आर्थिक महत्व या आर्थिक हितों के लिए, सामाजिक हितों के लिए, सांस्कृतिक हितों के लिए परस्पर एक दूसरे का साथ देते हुए एक समिति का निर्माण करते हैं, तो उसे हम सहकारी समिति कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर परिभाषा है वो आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। सहकारी समिति की परिभाषा आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और सिंपल शब्दों में हम बोलें कि एक दूसरे की मदद के लिए कोई व्यापार करना हो, किसी तरह का कोई आर्थिक कार्य करना हो, सामाजिक कार्य करना हो, तो लोग मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं। समिति का निर्माण कई बार काफ़ी शुरू में जब होता है तो उसमें कभी कम लोग होते हैं, 100, 200, 500 लोग होते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर इनकी संख्या 10,000, 20,000, 30,000 सदस्यों वाली भी हो सकती है। तो इसीलिए सहकारी समितियों का फिर प्रबंधन करने के लिए एक अच्छा बोर्ड होना चाहिए, एक अच्छी कमेटी होनी चाहिए जो इस पूरी सहकारी समिति का प्रबंधन कर सके। तो इसीलिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसीलिए इसका प्रबंधन, कुशल प्रबंधन हो सके, ये जिम्मेदारी सरकार पर या विधायिका पर डाली गई है। और इसी वजह से हमारी विधायिका ने, यानी कि संसद ने, ये सहकारी समितियों
के लिए अलग से प्रावधान संविधान में किया गया है। तो आप देखिए अब आगे कि जो सहकारी समितियों का जो भी प्रावधान है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सहकारी समिति होती क्या है। आप देखिए एक डाटा कहता है कि पूरे भारत में लगभग 5 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। ये सहकारी समितियां गन्ना समितियों के रूप में हो सकती हैं, सहकारी समितियां दुग्ध उत्पादन समितियों के रूप में हो सकती हैं, या आप कह सकते हैं किसी प्रकार के व्यापार से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में ये समितियां हो सकती हैं, सामाजिक कार्यकलापों के संबंध में भी समितियां हो सकती हैं। तो आगे देखते हैं अब कि सहकारी समिति को किस प्रकार से, किसी भी सहकारी समिति को किस प्रकार से कंट्रोल या उसका कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। देखिए ज़्यादा आसान रहेगा कि आप जो है स्क्रीन पे देखें, जो स्क्रीन पर इसके विषय में हम बात करने वाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आता जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि सहकारी समिति का प्रबंधन करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे, मतलब आप कह सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है कि एक मैनेजमेंट है ये, है ना। ये मैनेजमेंट करने के लिए कुछ सदस्यों की एक टीम बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है जो बहुत बड़ी सहकारी समिति का प्रबंधन करती है। मतलब 20-25 लोग मिलकर क्या करें, एक पूरी सहकारी समिति जिसमें 50,000 सदस्य हैं उसका प्रबंधन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विषय में संविधान में क्या कहा गया है। तो संविधान में क्या कहा गया है, देखिए स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा कि राज्य विधानमंडल जो भी संख्या निश्चित करे वो कर सकता है। जो संख्या वो रखना चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो रख सकता है, 15, 10, 20, जितनी संख्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की रखना चाहे वो रख सकता है। तो सबसे पहले राज्य विधानमंडल सदस्यों की जो भी संख्या तय करे वो रख सकता है, परंतु इन सदस्यों की संख्या या इन डायरेक्टर्स की संख्या किसी भी स्थिति में 21 से अधिक नहीं होगी। ये बात संविधान में लिखी हुई है। इसका मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा उसकी संख्या, उसके निदेशकों की संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। और फिर आगे कहा गया है कि यदि समिति में SC, ST और महिला सदस्य भी हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि जो समिति है उसमें 50,000, 40,000, 20,000 मतलब सदस्य हैं और उसमें बहुत सारे सदस्य SC, ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के रूप में हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। और इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान में एक और प्रावधान किया गया है, और प्रावधान ये है, देखिए फिर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये प्रावधान ये है कि यदि समिति में SC, ST महिला सदस्य हैं तो एक सीट SC, ST व 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, है ना। तो बहुत सिंपल बात है। तो ये शर्त है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसा बनेगा। फिर आगे कहा गया कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये जो निदेशक हैं, इनका कार्यकाल कैसा होगा। तो इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। नए सदस्यों का जो चुनाव होगा वो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कर लिया जाएगा कि 5 साल पूरे होने वाले हैं सदस्यों के, 4 सदस्य, 6 सदस्यों के, मान लीजिए कितने भी सदस्यों के, तो फिर उनके कार्यकाल को पूरा होने से पहले नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। तो इस प्रकार इनका कार्यकाल आपको याद रखना है ना। फिर आगे कुछ और बातें की गई हैं, जैसे लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल यदि चाहे तो बोर्ड के सदस्यों के रूप में बैंकिंग, वित्त प्रबंधन में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन रखने वालों के संयोजन के लिए भी नियम बना सकता है। मतलब आप सोचिए कि कहा गया कि राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो वह ऐसा कर सकता है कि ये जो सहकारी समिति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसमें कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर सकता है कि ऐसा होता है ना कि भाई कोई सहकारी समिति इस प्रकार की है जो शेयर मार्केट के लिए बनाई गई है मान लीजिए, तो उसमें तो कुछ ऐसे कुशल लोग होंगे, भाई हर कोई तो नहीं जानता शेयर मार्केट के बारे में या अर्थव्यवस्था की जानकारी उसे नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों का संयोजन भी कर सकती है राज्य सरकार या राज्य का विधानमंडल, ऐसे लोगों को भी रखने के लिए नियम बना सकता है जो इनमें विशेषज्ञता रखते हों। तो आगे फिर कहा गया है कि परंतु जो ऐसे सदस्य होंगे जो बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, जो वित्त से संबंधित होंगे, जो आर्थिक मैथ की जानकारी रखते होंगे, जो ऐसे सदस्य हैं उनकी संख्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी भी स्थिति में 2 से अधिक नहीं होगी। तो परंतु ऐसे सदस्य 2 से अधिक नहीं होंगे, ये कहा गया साफ साफ। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन्हें समिति के किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, है ना, ये वाली बात विशेष तौर से
कि वैसे तो जो सहकारी समिति के जितने सदस्य हैं 20,000 40,000 वो सभी वोटिंग करते हैं और वोटिंग करके इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं। लेकिन ये जो 2 विशेषज्ञ अलग से समायोजित किए जाएंगे, ये समायोजित हो रहे हैं, ये परमानेंटली नहीं है, ये सिर्फ इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि ये मदद कर सकें उस सहकारी समिति के प्रबंधन में। तो इसलिए ये 2 लोग जो आएंगे ना तो इन्हें वोट डालने का अधिकार होगा और ये 2 लोग जो है वो 21 लोगों से अलग होंगे, है ना, सिर्फ मदद करने के लिए या सुझाव देने के लिए। तो ये शर्तें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विषय में हमारे संविधान में लिखी गई हैं, जिससे कि सहकारी समिति में कोई घोटाला ना होने पाए। आप सोच सकते हैं कि सहकारी समिति कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका टर्नओवर करोड़ों रुपए का हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो भोले वाले सहकारी समिति के सदस्य हैं उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कुछ चालाक लोगों ने पहले ही घोटाला कर दिया। तो इसलिए ये प्रबंधन अच्छा करने के लिए या ये व्यवस्था अच्छा करने के लिए ये सहकारी समिति का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में डाला गया है, जिससे ये संवैधानिक हो जाए। तो आपको इतना याद रखना है। दूसरी बात, एक डाटा और आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि संविधान की एक अनुसूची है, संविधान की अनुसूची है 7वीं अनुसूची, और उस 7वीं अनुसूची में एक राज्य सूची है। जानते हैं आप 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो उस 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 32वें नंबर पर आती है सहकारी समिति। यानी कि जो विषय दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 करके, आप जानते हैं कि 61 विषय दिए हुए हैं, इन 61 विषयों में 32वें नंबर पर आती है क्या, सहकारी समिति। तो दोस्तों इतनी बात आपको याद रखनी है सहकारी समितियों के विषय में। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे हो सकता है। एक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, अब की बार जो पीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल आए थे। जिन बच्चों ने अगर हमारा एक वीडियो देखा होगा या ऑफलाइन मुझसे पढ़े होंगे वो, तो उन्होंने एक क्लास की होगी और वो क्लास है सबसे पहली क्लास जिसमें संविधान की रूपरेखा बताई जाती है। उस रूपरेखा से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। पीसीएस में क्वेश्चन इस तरीके से आए कि ये वाला भाग किससे संबंधित है, तो उसमें सामने दे दिया गया, मतलब सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ज़्यादातर इस तरह क्वेश्चन है कि ऐसे दिया हुआ है भाग 6 के आगे राज्य, भाग 5 में संघ, और एक आध कोई गलत दे दिया गया है, वही आंसर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं जिसमें यही पूछा जा सकता है कि सहकारी समिति किस भाग में आती है संविधान के। एक नॉर्मल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ बातें पूछी जा सकती हैं और सहकारी समिति का महत्व पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न भाग 9 ख से आ सकते हैं। तो आप देखते हैं भाग 19। भाग 19 का नाम है विविध प्रावधान। विविध प्रावधान, और इसमें आर्टिकल आते हैं 361 से लेकर और 367 तक। ये आर्टिकल हैं इसके। इसमें कुछ आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहला आर्टिकल है 361। तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल है 361, वो राष्ट्रपति व राज्यपालों के संरक्षण के बारे में बात करता है। स्क्रीन पे आप देखिए लिखा होगा कि राष्ट्रपति एवं राज्यपालों का संरक्षण। तो उनके कार्यों का संरक्षण कह सकते हैं आप, या उनका खुद का संरक्षण। इसमें 361 में ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल फिर कई सब आर्टिकल में बटा हुआ है। तो 361, सबसे पहले 361 में 361(1). तो 361(1) क्या कहता है, देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 361(1) कहता है कि अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में राष्ट्रपति व राज्यपाल उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी काम कर रहे हैं तो वो किसी प्रकार से न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे, चाहे वो काम गलत हो या सही हो, है ना। तो एक संरक्षण है एक प्रकार का, है ना। फिर अगला आर्टिकल है 361(2). वो क्या कहता है, 361(2) कहता है कि पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्रवाई शुरू या चालू नहीं रखी जाएगी। इसका यही मतलब है कि जब उनका कार्यकाल चल रहा होगा, उस कार्यकाल के दौरान जब उनकी पदावधि है ना, जब वो पद पे हैं, तो उस दौरान किसी प्रकार की दांडिक कार्रवाई, जैसे दफ़ा 302, 307, किसी प्रकार की भी जो भी दांडिक कार्रवाइयाँ हैं, है ना, जेल जाने, जिनमें ऐसी कार्रवाइयाँ जिनमें जेल जा सकते हैं, कारावास हो सकती है, उस तरह की ना तो कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी और ना ही चालू रखी जाएगी। अगला आर्टिकल है 361 का 3। तो 361(3). तो 361(3) देखिए क्या कहता है,
पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो आर्टिकल है इनमें न्यायालय पर बहुत ही ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं कि जब पदावधि चल रही है, जब कार्यकाल चल रहा है राष्ट्रपति राज्यपाल का, तो किसी प्रकार का कोई भी ना तो गिरफ्तारी के लिए कोई आदेश दिया जाएगा, ना ही जेल में डालने का कोई आदेश दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 361(4) क्या कहता है? 361(4) कहता है कि पद ग्रहण के पहले या पश्चात किए गए किसी कार्य के लिए कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि पद छोड़े हुए 2 माह पूरे नहीं हो गए। ये बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ी महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो संरक्षण है वो उनके कार्यकाल से पूर्व के कार्यों के लिए क्या है, ये है बात सीधी सी। तो कार्यकाल से पूर्व जो कार्य उन्होंने किए, आप सोचिए अभी तक आपने जितने आर्टिकल देखे उनमें कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए संरक्षण था, लेकिन अब जो बात हो रही है वो कार्यकाल से पूर्व है और कार्यकाल के बाद की भी बात है। जैसे पद छोड़े हुए उन्हें 10 दिन हुए और उन्होंने कोई कांड कर दिया, तो उस कोई भी गलत काम के लिए कम से कम 2 महीने अभी और इंतजार करना पड़ेगा, तब पुलिस या कोर्ट कोई कार्रवाई करेगी। तो 2 महीने का अभी भी उन्हें क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन मिल रहा है अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद। तो ये आर्टिकल 361(4) था जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए आर्टिकल है अगला आर्टिकल 361 का यानी कि कैपिटल ए है ये। उम्मीद है कि आपको 361 तो समझ में आ गया होगा और महत्वपूर्ण है, काफ़ी पूछा जाता है, पूछे जाने की उम्मीद है। देखिए चीज़ें चेंज होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें बदलना होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है, जो एग्ज़ाम अब हो रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो पहले नहीं आते थे या नहीं आए हैं, क्योंकि भाई नए क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे, कब तक रिपीटेशन चलेगा। इसलिए ये कुछ भाग बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैं आपको ये भाग बता रहा हूँ। तो देखिए 361 का क्या कहता है? ये 361 का जो है ना, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मैंने आपको ये बात क्लियर करी दी है पहले ही कि भाई ऐसे कोई भी भाग, कोई भी आर्टिकल जिसमें कैपिटल लेटर है, ए कैपिटल है, तो 361 ए कैपिटल है इसमें, तो इसलिए ये बाद में ही जोड़ा गया। तो 44वां संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है 361 ए। और इसमें कहा गया है, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें कहा गया है कि संसद व विधानमंडलों, मतलब राज्य में जो विधानमंडल होते हैं, संसद व विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण है। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब संसद और विधानमंडल में कोई भी बैठक चल रही है, कोई भी सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है उसका, और इस दौरान की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका अगर कोई प्रकाशन कर दे, है ना, और वो प्रकाशन अगर ऐसा है कि जिसमें कोई विद्वेषपूर्ण बात नहीं है, विद्वेष मतलब गलत इरादे से किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी अखबार ने उस संसद की कार्रवाई या किसी विधानमंडल की कार्रवाई प्रकाशित नहीं की है, तो फिर किसी प्रकार की कोई सजा उस न्यूज़ चैनल या उस पत्रकार को नहीं होगी। तो एक तरीके से संरक्षण दिया गया किसे? पत्रकारों को या मीडिया को संरक्षण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था ना कि संसद की कार्रवाइयों को आप अगर मान लो आपने प्रकाशित कर दिया तो संसद ही कोई आदेश दे दे या कोई नियम बना दे, तो उससे संरक्षण दिया गया 361 का के तहत। चलिए अब अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद आर्टिकल है ना 362, और इसके साथ एक आर्टिकल और मिलाकर यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। आर्टिकल 363 का यानी कि 363 कैपिटल ए। तो देखो इसमें क्या हुआ है, 362 नंबर का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि देशी राज्यों के शासकों के विशेषाधिकार, मतलब हुआ ये था कि जब हम देश आज़ाद हुआ हमारा और संविधान लागू होने वाला था, तो ये हो रहा था उस समय कि जो बहुत सारे नवाब थे, राजा थे, महाराजा थे, उनके साथ, मतलब आप कह सकते हो देसी रियासतें, उनके साथ वल्लभ भाई पटेल ने संधियां की और उन्हें समझाया बुझाया, कुछ को डराया, कुछ को लालच दिया, और ये भी तय किया गया था कि भाई आपके जो विशेषाधिकार हैं वो बने रहेंगे। मतलब बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं राजाओं के, महाराजाओं के, कि आपको पेंशन देगी सरकार, और भी बहुत सारी, कि आप दिल्ली आएंगे तो आपको तोपों की सलामी दी जाएगी। मतलब राजा और नवाब की एक तो दिखावा बहुत था उस समय भी उनमें, तो वो सब चीज़ें वल्लभ भाई पटेल ने मान ली थी। और फिर संविधान में आर्टिकल 362 में ये बात की गई कि राजाओं, नवाबों या जितने भी शासक हैं देसी रियासतों के, उन सबको विशेषाधिकार दिए जाएंगे, ये कहा गया था। लेकिन आर्टिकल 362 अब खत्म कर दिया गया है, और ख़त्म कब किया गया है? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा
है ना, ये तय किया गया कि अनुच्छेद 362 खत्म किया जाता है। आप देखिए कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी ही इतना बड़ा काम कर सकती है। क्यों ये बड़ा काम क्यों है? क्योंकि भाई राजा महाराजाओं की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी लॉबी हुआ करती थी ये, और उनकी शक्तियों को ख़त्म करना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसलिए उनके सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए कि पेंशन वगैरह ये सब खत्म हो गई। और ये जो विशेषाधिकार थे इन्हें एक नाम दिया गया और इन्हें कहते हैं प्रीवी पर्स। तो आप देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ऐसे ही आया है कि राजाओं नवाबों आदि के प्रीवी पर्स की समाप्ति कब की गई। तो राजाओं नवाबों महाराजाओं इन सब के प्रीवी पर्स की समाप्ति, प्रीवी पर्स को हिंदी में कहते हैं निजी थैली, मतलब वही जेब है हमारी, तो वो जेब है निजी थैली, उसकी समाप्ति की गई थी कब? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसकी समाप्ति जब की जा रही थी तो इसकी समाप्ति दिखाने के लिए एक आर्टिकल 363 का जोड़ दिया गया और उसमें फिर साफ साफ लिख दिया गया, उसमें लिखा गया कि प्रीवी पर्स की समाप्ति, मतलब जो मैं आपसे कह रहा हूं वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो मतलब तो दोनों का एक ही है भाई, 362 ही खत्म हो गया, फिर भी 363 का जोड़कर स्पेशली ये मेंशन किया गया, बताया गया कि भाई राजाओं नवाबों और जितने भी शासक हैं देशी रियासतों की, उन सबके विशेषाधिकार पूर्णतः समाप्त किए जाते हैं, अर्थात उनका प्रीवी पर्स जो है वो समाप्त किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल जो नया जोड़ा गया ये भी इसी में जोड़ा गया होगा। तो बिल्कुल सही बात है, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 363A जोड़ा गया। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल देखो 365 है, और 365 क्या कहता है? 365 का नंबर का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल स्पेशली जो दिया गया है वो राज्यों के लिए है। जैसे क्या है, आपको याद होगा कि आपने अगर आपातकाल पढ़ा है तो आपातकाल में आपने एक चीज देखी होगी कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्यों में आपात लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। तो आर्टिकल 356 के तहत तो लगता ही है, लेकिन 365 के तहत भी लग सकता है। तो आपको याद रखना है कि आपातकाल भले ही किसमें है, भाग 18 में, लेकिन राज्यों में आपात लगाने के लिए एक और आर्टिकल की मदद ले सकती है केंद्र सरकार, और वो आर्टिकल है 365। और 365 कहता है कि संघ के दिशा निर्देशों का पालन करने में राज्यों की असफलता का प्रभाव, है ना, स्क्रीन पर आप देखिए लिखा हुआ है, संघ के दिशा निर्देशों का पालन करने में राज्यों की असफलता का प्रभाव। और राज्यों की असफलता का प्रभाव क्या होगा कि केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देगी। क्यों लगा देगी? क्योंकि साफ साफ 356 में भी लिखा हुआ है कि अगर राज्य संविधान के अनुरूप कार्य ना करें या राज्य में संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो तो वहां पर आपातकाल की घोषणा हो सकती है। तो 365 भी ऐसा ही है भाई, संघ के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे आप तो वहां की सत्ता की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? केंद्र सरकार। तो 365 बहुत महत्वपूर्ण है। 365 को कई बार मिलाकर हम 356 के साथ पढ़ सकते हैं, तब आपको ये बात क्लियर होती है। तो एक और आर्टिकल जो बीच में एक छूट गया हमसे, एक आर्टिकल, वो भी आप छोटा सा आर्टिकल है वो देख लीजिए, उसका नाम है आर्टिकल 363। तो आर्टिकल 363 जो आर्टिकल था, देखो ये तो आर्टिकल 363 का है, लेकिन आर्टिकल 363 क्या कहता है? आर्टिकल 363 कहता है कि कुछ संधियों करारों आदि के से उत्पन्न विचारों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। यानी कि जो संधियां हैं, करार हैं, बहुत सारे समझौते हैं, और ऐसे संधियां करार व समझौते हैं जो कि आज़ादी के टाइम में, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने से पहले जो किए गए थे, किसके साथ? नवाबों के साथ, राजाओं के साथ, या किसी भी अन्य राज्य संघ किसी के साथ भी, तो उनके संबंध में न्यायालय किसी प्रकार की कोई भी पिटीशन या कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो एक तरीके से न्यायालयों के ऊपर ये वर्जना है, एक तरीके से बाउंडेशन है कि संधियों करारों के विषय में किसी प्रकार से न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसमें एक शब्द और देख ही रहे हैं आप, लिखा हुआ कुछ, तो कुछ संधियां करार ऐसे हैं। और दरअसल ये आर्टिकल आप समझ सकते हैं, ये आर्टिकल क्यों आया होगा? 363 इसलिए आया था, आर्टिकल 363 इसलिए आया था, या उसमें रखा गया था संविधान में कि आर्टिकल 362 को संरक्षण देने के लिए। भाई राजाओं ने कहा होगा कि आप हमारे प्रीवी पर्स की बात तो कर रहे हैं कि हमें बहुत सारी विशेषाधिकार आप देंगे, आज़ादी के समय की बात कर रहा हूँ मैं, तो विशेषाधिकार देंगे, लेकिन गारंटी क्या है कि आप कल को नहीं बदलेंगे या न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसलिए ये 363 में एक तरीके से पूरी तरह प्रोटेक्शन दे दी गई किसे? 362 को।
लेकिन इंदिरा गांधी ने 362 और 363 का जो नया जोड़ा है और 362 जो खत्म किया है, ये कार्य किया है 1971 में। तो दोस्तों भाग 19 में आपको इतनी बात करनी है। भाग 19 देखो कितना महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो राष्ट्रपति राज्यपालों का संरक्षण खूब पूछा जाता है। 2 महीने वाली बात जो मैंने बताई थी आपको, वो पहले भी आ चुकी है ना। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो प्रीवी पर्स वाला जरूर आपको याद करना है। आपको प्रीवी पर्स बहुत महत्वपूर्ण है। और 365 वाला आर्टिकल तो IAS के एग्जाम में भी आ चुका है। तो आपको याद रखना है कि 365 से भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है किसी राज्य में। तो भाग 19 में इतनी बात थी जो अति महत्वपूर्ण थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाग 21 की। तो दोस्तों देखिए भाग 21 का नाम देखिए लिखा हुआ है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो भाग है या इसके जो आर्टिकल हैं वो परमानेंटली नहीं है, यानी कि वो टेम्परेरी तौर पर रखे गए, और साथ ही साथ संक्रमणकालीन है। इसका मतलब यही है कि वो ट्रांजिशनल पीरियड के लिए हैं और विशेष उपबंध हैं। तो इस भाग के नाम से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 370 को ख़त्म किया गया है, या 370 में कुछ बदलाव किए गए हैं, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हटा दी गई हैं। तो इसलिए ये इसी तरह के इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं जो टाइम के साथ ख़त्म किए जा सकते हैं। तो वही देखते हैं। देखिए सबसे पहला आर्टिकल है इसमें, जिसका नाम है अनुच्छेद 369। अनुच्छेद 369 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 369 कहता है कि संसद यदि चाहे तो वह राज्य सूची पर कुछ विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। लेकिन इस आर्टिकल का महत्व और इस आर्टिकल का वजूद बिल्कुल नहीं है। कारण उसका यही है कि ये आर्टिकल केवल और केवल 5 वर्ष के लिए था, इसलिए आर्टिकल खत्म हो चुका है, बेकार है। लिखा तो है हमारे संविधान में, लेकिन ये बिल्कुल बेकार आर्टिकल है अब, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ 5 वर्ष के लिए रखा गया था। ठीक है, तो इसलिए इस आर्टिकल को हम छोड़ते हैं। फिर आर्टिकल 370 का जो आर्टिकल है वो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करता था ये आर्टिकल, लेकिन अब इस आर्टिकल को ख़त्म किया गया है। लेकिन हम 370 नंबर के आर्टिकल को इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे अभी, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए। क्योंकि अगर हम 370 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 के तहत क्या क्या था, और फिर हम देखेंगे कि सरकार ने पिछले साल 2019 में आर्टिकल 370 को किस प्रकार से ख़त्म किया गया है, कैसे उन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि आर्टिकल 370 को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल काम था, इसलिए उसमें बहुत सारी तिगड़म भिड़ाई गई हैं, तब जाके 370 समाप्त हुआ है ना। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि वो सही है गलत है, ये अलग राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 370 को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसलिए हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें हम फिर पूरी डिटेल देंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, और कैसे अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल गया है। तो ये चीज़ काफ़ी लंबे वीडियो की मांग करता है। उसके बाद देखो आगे 371, ये देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये आप सोच लीजिए कि ये आने वाले एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं 371 के जो आर्टिकल हैं। और साथ ही साथ आपको पता है, अगर आपने PCS 2020 का एग्जाम दिया है या देखा है तो आप देखेंगे उसमें पूछा गया 371J किससे संबंधित है। ये आर्टिकल बड़े आसान है, इसमें ये नहीं पूछा जाता है कि इन आर्टिकल के अंदर क्या है, बस इतना पूछा जाता है कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है। तो देखिए इसे याद करने के लिए एक बड़े आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, और वो आसान तरीका ये है कि मैं एक साथ लिख लेते हैं और इसमें एक ट्रिक लगाते हैं, और ट्रिक लगा के ये याद हो जाएंगे आपको। 371 है ना, फिर 371A B C D E F G H I J तक के आर्टिकल हैं 371 के। और आपसे बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि 371J में क्या है, ये क्वेश्चन आया PCS 2020 में, बिल्कुल वैसे ही इससे रिलेटेड आ सकते हैं। आपको ये करना है कि 371 में सबसे पहले तो हम महाराष्ट्र और गुजरात लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे ऐसे MG, यानी कि 371 नंबर का आर्टिकल क्या करता है, वो करता है क्या, विशेष प्रावधान। तो आपको याद रखना है विशेष, ये जो लिखा है ना विशेष प्रावधान करता है 371 नंबर का आर्टिकल किसे, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ठीक है, उसके बाद 371A क्या है, तो आप कहेंगे 371 क्या है, तो हम कहेंगे N यानी कि नागालैंड। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो नामा है ना, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, या आप ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो नामा का यहाँ मतलब क्या है,
नागालैंड, तो नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है 371A में। उसके बाद अगला है यहाँ पर ए फॉर असम। असम का ए फॉर असम का मतलब है कि असम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 371B में। तो ये असम हो गया, ये नागालैंड हो गया, तो नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, ये असम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। एम फॉर है यहाँ पर मणिपुर, तो यहाँ पर मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, है ना, आर्टिकल 371C में। अब आप आगे देखिए 370D, तो 370D में देखिए क्या हुआ है, 370D में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। तो इसका आप एक बार में ये जरूर ध्यान रखें कि 371 का पूरा आर्टिकल विशेष प्रावधान करता है इन राज्यों के लिए, और आपको बस इन राज्यों का क्रम याद कर लेंगे अगर आप, जैसे नामा आपने कर लिया तो ABCD हो गया, सीधी बात है कि ABCD में ये दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए आप आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है आर्टिकल 370E, है ना, ये हम ऐसे बोलेंगे, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में, तो CA कर लो इसे, तो नामा CA ऐसे कर लिया। तो देखो MG नामा CA। उसके बाद फिर आगे 371F, इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, वो आप याद कर लें ऐसे, स्मैग, है ना, स्मैग और हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें भाई वो नामा नाम का कोई आदमी था, उसने CA से बात की और CA से बात करके उसने स्मैग मंगाई, स्मैग होती है वो, लेकिन हम स्मैग बोल रहे हैं, स्मैग मंगाई, और स्मैग कैसी थी, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन था, तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ऐसे। तो देखिए आप S फॉर यहाँ पर हो जाएगा क्या, सिक्किम, तो सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है आर्टिकल 371G में। प्रावधान है मिजोरम के लिए, और आर्टिकल 370H में प्रावधान किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, और आर्टिकल 370I में प्रावधान किए गए हैं गोवा के लिए, है ना। आपको पहले इसके अंदर नहीं जाना है, मतलब आप पैसे लिखने को क्या है बताया जा सकता है, लेकिन वही है कि टाइम बहुत लगेगा, और किसी ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो कि वनडे एग्जाम या लोअर PCS या PCS लेवल का हो। सिविल सर्विस में IAS में कोई पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही करना है ना। जैसे आर्टिकल 371I है, तो उसमें लिखा हुआ है गोवा में एक लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना जरूरी होगी, और साथ ही साथ वहाँ के सदस्यों की जो संख्या होगी वो 30 से कम ना हो, इस तरह की बातें लिखी हुई। तो सबके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है, विशेष प्रावधान। आपको सिर्फ इतना करना है किससे रिलेटेड है, सिर्फ इतना करना है आर्टिकल 371J। ये J जो है यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना, आपके PCS 2020 के एग्जाम में। और हाइड्रोकार्बन से आपको क्या याद रहेगा, देखो हाइड्रो से आपको याद आएगा हैदराबाद, और कार्बन से याद आ जाएगा कर्नाटक। तो चाहे तो आप, अगर आपको ये ज़्यादा ना अच्छा लगे तो आप HK लिख लें, है ना। HK मतलब हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करता है 371J। तो इस तरीके से ये 371 नंबर के जो आर्टिकल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब मैंने जितने भी आपको अभी फिलहाल चीज़ें बताई हैं वो आने वाले एग्जाम में इसलिए आ सकती हैं क्योंकि वो पहले कम आई हैं, इसलिए, है ना। इसके अलावा देखो इसी भाग में कुछ और आर्टिकल हैं, वो भी पूरे कर लीजिए। जैसे आर्टिकल 376, है ना, आर्टिकल 376 हाई कोर्ट के जजों के बारे में उपबंध करता है, यानी कि हाई कोर्ट के जजों के बारे में विशेष बात कहता है अनुच्छेद 376, है ना। अनुच्छेद 377 जो है वो CAG के बारे में विशेष उपबंध करता है, CAG के बारे में। तो खैर स्क्रीन पर लिख के आ ही रहा है, आप देख ही सकते हैं कि 376 हाई कोर्ट के जजों के विषय में विशेष उपबंध करता है। आर्टिकल 377 विशेष उपबंध करता है CAG के विषय में। आर्टिकल 378 विशेष उपबंध करता है UPSC के विषय में। ये जो आर्टिकल हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जब आपसे कहा जाएगा कि भाई हाई कोर्ट के जजों के बारे में कहाँ पर उपबंध है, तो आपको तो याद होगा कहाँ पर, भाग 6 में। और भाग 6 में आपने याद किया होगा अनुच्छेद 214 से लेकर और अनुच्छेद 232 तक, इतना ही है ना। भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक क्या आता है, हाई कोर्ट। तो आपको तो वो याद
लेकिन ये एक विशेष आर्टिकल आपको कहाँ मिल रहा है, भाग 21 में। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्र एक आर्टिकल हाई कोर्ट के जजों के लिए क्या हो गया है, विशेष, और कहाँ रखा गया है, सबसे अलग। तो 376 नंबर का आर्टिकल हाई कोर्ट के जजों का उपबंध करता है। इसी प्रकार से भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर और 151 तक उपबंध करता है किसका, सीएजी का, भाग 5 में देखिए आप। और भाग 21 में 377 एकमात्र आर्टिकल दे रखा है। इसलिए ये आर्टिकल इसलिए खास है क्योंकि विशेष तौर पर रखे गए हैं और एक एक आर्टिकल है सिर्फ, तो सीएजी। और अगला 378 नंबर का जो आर्टिकल अभी मैंने बोला, 378 नंबर का आर्टिकल किसके लिए है, वो है स्पेशली यूपीएससी के लिए, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए विशेष उपबंध करता है। कौन सा आर्टिकल, 378। तो इसलिए ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद के जो आर्टिकल बचे, देखिए कितने आर्टिकल बचे, 379 से लेकर 392 तक। तो आपको ये जान के बड़ा संतोष होगा, आराम होगा कि ये आर्टिकल अब संविधान में नहीं है। भाई सीधी बात है, सबको यही अच्छा लगता है ना। 371 है, 371 तक के जो आर्टिकल हैं वो क्या हो गए, अब समाप्त हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि इतने आर्टिकल समाप्त कर दिए गए हैं। अच्छा लगता है ना कि भाई याद नहीं करने पड़ेंगे। स्टूडेंट को क्या चाहिए कि चीज़ें हटा दो, तो कम से कम हटने से क्या हो जाएगी, वो चीज़ कम हो जाएगी और फिर याद नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक अच्छी बात है आपके लिए कि ये आर्टिकल समाप्त हो चुके हैं। आपको इतना करना, देखिए आज के वीडियो में भाग 9, भाग 19 और भाग 21 जो कि बहुत ही रेयर पढ़ाए जाते हैं, मैंने नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता हो सकता है कि कई टीचर पढ़ाते हों, लेकिन पूरी उम्मीद है और बच्चे बताते हैं, बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये वाला भाग हमने नहीं पढ़ा आज तक, तो आप ये वाला बता दीजिए। इसलिए कई स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, इसलिए मैंने ये भाग लिए हैं। आप इन भागों को करें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजकर पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना। आपके लिए सभी सुविधाएं दी गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जरूर हम शुरू करेंगे, इस बात को आप पक्का समझिए। और जितनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, देखिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको वो चीज़ें कराऊं जो हर जगह लिखी हुई हैं, हर कोई कराता है, आसान चीज़ें करा के क्या फ़ायदा। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जो आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाए, है ना। मैं जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वही चीज़ें अगर मैं पढ़ाता रहूँ तो भी आपको वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इसलिए ये इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ कि जो बीच बीच में हैं, कि कभी हमने भाग 9 ले लिया, कभी भाग 21 ले लिया, तो आपको भले ये लगे, लेकिन इसीलिए है कि आप रिपीटेशन ना हो ज़्यादा। और अगर आप कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि आप क्या चाहते हैं, तो जो आप चाहेंगे उसी हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।